नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज आपके आगे लेके आ गए हैं रेनो क्विड का एक डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने इस गाड़ी को चला रहा हूँ और लगभग 400-500 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को ड्राइव कर लिया। तो अब मैं फाइनली इस स्टेज में आ चुका हूँ कि एक एक चीज़ आपको इस क्विड क्लाइंबर के बारे में डिटेल में बता दूँ। दोस्तों, आज का ड्राइव रिव्यू रहने वाला है टॉप मॉडल क्लाइंबर वेरिएंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंबर की बैजिंग भी करी गई है और ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये आ रही है AMT ट्रांसमिशन के साथ। तो दोस्तों, कम पैसों में एक छोटी ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और बताते हैं आपको एक एक एस्पेक्ट कि क्या ये क्विड अच्छी है, बुरी है, क्या है इसके पॉजिटिव्स और क्या है इसके नेगेटिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस ड्राइव को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने बेसिक फॉर्मेट पे चलेंगे, जैसे आपको बाकी गाड़ियों की एक एक डिटेल बताते हैं। तो अर्गोनॉमिक इश्यूज़ इस गाड़ी में हैं कि नहीं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। एक चीज़ अच्छी करी है रेनो ने कि यहाँ पे जो ये फिज़िकल कंट्रोल्स हैं ये ड्राइवर साइड दिए गए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर गाड़ियों में ये कंट्रोल्स आपको उस साइड मिलते हैं जिससे पैसेंजर एक्सेस ले सके, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं। अब एंट्री लेवल कार में आप स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लगी कि वॉल्यूम वगैरह के लिए नॉब आपको ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराया गया है, साथ ही वॉइस कमांड्स के लिए बटन भी आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी तेज़ चलानी नहीं चाहिए हमें गाड़ी, क्योंकि कहीं से भी लोग कहीं भी आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे अर्गोनॉमिक्स की। तो दोस्तों, दोनों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स, AC कंट्रोल, नीचे अगर मेरे को USB या पावर सॉकेट के लिए जाना है तो थोड़ा सा मेरे को ज़रूर झुकना पड़ेगा। राइट साइड में मुझे दिए गए हैं ORVM के कंट्रोल्स। तो ओवरऑल अर्गोनॉमिकली मेरे को कोई खास इशू इस गाड़ी में नहीं लगा। हालांकि एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करी जा सकती थी, इस स्टीयरिंग को टिल्ट एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं प्रोवाइड कराई गई है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई अर्गोनॉमिक्स की। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों, विजिबिलिटी में गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है और इस गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स के डिटेल्स जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिटेल्ड वॉक अराउंड जो मैंने इस गाड़ी का आपको दिया था। तो अगर आपने वो वॉक अराउंड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक दिया है मैंने कार्ड्स के अंदर, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों, ओनली कार मैं कह सकता हूँ एंट्री लेवल सेगमेंट की, जिसमें आपको या फिर अगर लेडीज़ इस कार को ड्राइव करती हैं तो कॉन्फिडेंस आने वाला है। उसका रीज़न है बोनेट की विजिबिलिटी। दोस्तों, मेरी हाइट तो आपको पता ही है और बोनेट का इवन एज तक मेरे को क्लियरली विजिबल है यहाँ से, और ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है। प्लस बोनेट में जो एरोडायनामिक्स के हिसाब से लाइंस दी गई हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पा रही है कि मेरा बोनट कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये तो बात हो गई आगे की। अब बात करता हूँ IRVM की और ORVMs की। तो सबसे पहले IRVM पूरे रेयर ग्लास को कवर कर देता है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। और ORVMs की जहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ORVM भी साइड विजिबिलिटी में मेरे को किसी तरह का कोई इशू नहीं दे रहे हैं। विजिबिलिटी एस्पेक्ट में दोस्तों मैं इसे काफ़ी अच्छे मार्क्स दे सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं विजिबिलिटी के अंदर गाड़ी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की, जो कि है ड्राइवर्स कंफर्ट। तो दोस्तों, ड्राइवर्स कंफर्ट के मामले में सबसे पहले तो आती हैं आपकी सीट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सीट्स के अंदर काफ़ी अच्छा फैब्रिक वगैरह यूज़ किया गया है और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है मेरे से, अराउंड 5'6" की, तो फिर ये सीट्स आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। प्लस मैं थोड़ा सा ब्रॉड भी हूँ, तो उस चक्कर में सीट कंफर्ट मेरे को तो यहाँ पे कम मिल रहा है, बट ओवरऑल अंडर थाई के अलावा मेरे को सीट से कोई खास कंप्लेंट नहीं है। हेडरेस्ट की जहाँ पे बात करते हैं तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि अगर प्रोवाइड करा दिए जाते तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली थी। बाकी दोस्तों, रेड लाइट्स वगैरह ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ओवरऑल ड्राइवर्स कंफर्ट में सीट्स के मामले में सिर्फ अंडर थाई सपोर्ट की मुझे कमी लगी। उसके अलावा बात करते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट में सस्पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, सस्पेंशन सेटअप काफ़ी अच्छा रखा गया है रेनो क्विड का, और ओवरऑल सस्पेंशन के बारे में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। भले ही ये एक एंट्री लेवल कार है, पर जहाँ बात आती है कंफर्ट की तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलता है इस रेनो की क्विड के अंदर। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इजीली मैंने टर्न ले लिया और ओवरऑल सस्पेंशन पूरी तरह से अपना काम करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह की रोड कंडीशंस में इस गाड़ी को चलाएं। एक और दोस्तों पीस ऑफ माइंड जो चीज़ आपको प्रोवाइड कराती है वो है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस।
दोस्तों जनरली हैचबैक्स के अंदर या एंट्री लेवल कार्स के अंदर इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होती है जितनी आपको इस रेनो क्विड में मिलती है 184 mm की। तो दोस्तों यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है इस रेनो की क्विड को, क्योंकि ना सिर्फ ये एसयूवी जैसी दिखती है, कहीं ना कहीं रेनो ने इंक्लूड करे हैं कुछ एस्पेक्ट्स जो इसे एक काइंड ऑफ सबसे छोटी एसयूवी बना सके। उसके अलावा दोस्तों एक और प्रो है इन गाड़ियों का प्राइस। दोस्तों एंट्री लेवल कार का मतलब ही यही है कि ये गाड़ियाँ कम प्राइस में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। तो 5.5-6 लाख में 5.5 अगर आप मैनुअल लेते हैं और लगभग 6 लाख में अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है रेनो क्विड। अब बात आती है कंफर्ट के तीसरे पार्ट पे, जो कि है टायर्स। तो दोस्तों टायर्स में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्विड के पास, जो कि है इसके 14 इंच के टायर्स। अब दोस्तों प्लस पॉइंट क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ नज़र डालेंगे तो ऑल्टो के अंदर आपको 13 इंच के टायर्स मिलते हैं, एस्प्रेसो के अंदर भी आपको 13-14 के ऑप्शंस मिलते हैं, और सेंट्रो के अंदर भी आपको टायर साइज़ कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। दोस्तों इस गाड़ी में 14 इंच के टायर्स प्रोवाइड करा के एक तो ग्रिप में इम्प्रूवमेंट आ गई, प्लस आपको साइज़ अगर मैं डिटेल में बताऊं 165 उसकी विड्थ है, 70 की प्रोफाइल रखी गई है। तो दोस्तों टायर की साइड प्रोफाइल जो होती है वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराने में एक अहम रोल प्ले करती है, और वहाँ पे इस गाड़ी को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई कंफर्ट की। अब दोस्तों गाड़ी को मैंने एक हॉल्ट पे ले लिया है आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए इसका पावर, पिकअप और परफॉर्मेंस, क्योंकि दोस्तों बेसिक एस्पेक्ट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। अब एक गाड़ी से जो आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन रहने वाली है कि उसके छोटे इंजन में, एंट्री लेवल कार में कितनी पावर आपको दी गई है, तो दोस्तों 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है। और पावर की अगर बात करूं तो आप स्पीडोमीटर की तरफ एक नज़र रखिएगा, तो ये आप देख सकते हैं अराउंड 20 की स्पीड इसने पकड़ ली है, 30 और लगभग 40 की स्पीड विद इन नो टाइम इस गाड़ी ने पकड़ ली है। तो बात करता हूँ इनिशियल पिकअप की, तो दोस्तों पिकअप के मामले में गाड़ी काफ़ी सही है। उसमें कई चीज़ें असिस्ट करती हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि छोटा इंजन है तो आपको अच्छी पावर नहीं प्रोवाइड कराएगा। आप नोट कर सकते हैं एक एंट्री लेवल कार में भी 1 लीटर का इंजन है, हालांकि इसमें 800 सीसी का भी ऑप्शन आता है। और वहीं वेन्यू सोनेट जो कि सब 4 मीटर सेगमेंट की काफ़ी अच्छे, इससे 3 गुना प्राइस की गाड़ियाँ, उनमें भी एक 1 लीटर का टर्बो इंजन आता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर का इंजन आपको अच्छी पावर पिकअप ना दे। ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये इंजन, और रॉन्ग साइड आप कभी ना चलें, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों आजकल लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो उस चक्कर में एक्सीडेंट्स कुछ ज़्यादा हो गए हैं। इन चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी भी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पिकअप की। अब बताता हूँ आपको इसकी पावर। तो दोस्तों ओवरऑल पावर आउटपुट जो कंपनी ने प्रोवाइड कराया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल पावर और टॉर्क फिगर्स काफ़ी अच्छी हैं इस गाड़ी की, इस सेगमेंट के हिसाब से भी, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से भी। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ जो मैटर करती है पावर और पिकअप से रिलेटेड, वो है गाड़ी का वेट। तो दोस्तों गाड़ी का वेट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ओवरऑल गाड़ी के कर्व वेट के हिसाब से जो पावर पिकअप की मैनेजमेंट करी गई है वो काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों पावर पिकअप के बाद अगली चीज़ जो आपके काम आती है वो है ब्रेकिंग। तो दोस्तों ब्रेकिंग के मामले में भी चेक कर लेते हैं इस गाड़ी को। लगभग 55 से 60 की स्पीड पे मैं इस टाइम हूँ, और सडन ब्रेकिंग करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल ब्रेक बाइट वगैरह काफ़ी सही रखी गई है। आगे ग्रीन लाइट हो चुकी है, तो आगे चलते हैं और फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो दोस्तों ब्रेकिंग में किस किस चीज़ ने मेरे को असिस्ट करा, आगे इसके अंदर आती हैं डिस्क ब्रेक्स, रेयर में प्रोवाइड कराई गई हैं ड्रम ब्रेक्स, और साथ ही साथ टायर की कितनी विड्थ है ये चीज़ आपको ज़रूर असिस्ट करेगी आपकी ब्रेकिंग के दौरान। तो दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग के मामले में मेरे को गाड़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर पावर है, मान लेते हैं 100 PS की या 200 PS की, और ब्रेकिंग उस हिसाब से नहीं है, तो वो एक कोरिलेशन नहीं बैठता है। तो इस गाड़ी के अंदर जितनी पावर है उस हिसाब से ब्रेकिंग बाइट और ब्रेकिंग पावर एम्पल प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पे भी लाइट ग्रीन हो चुकी है, बट स्पीड ब्रेकर पे आप नोट करिएगा कैसा ओवरऑल रिस्पॉन्स रहता है। तो दोस्तों काफ़ी इजीली ये ग्लाइड कर जाती है स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से। यहाँ पे अगेन आपके सस्पेंशन का काम आता है। तो दोस्तों सस्पेंशन ट्रैवल के साथ साथ इसमें काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी गई है टायर्स के लिए, जहाँ पे सस्पेंशन इजीली अपनी फंक्शनिंग कर सकते हैं।
ये तो बात हो गई पावर, पिकअप, ब्रेकिंग वगैरह की। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की, माइलेज की, क्योंकि दोस्तों माइलेज एक प्राइमरी एस्पेक्ट रहता है जब आप कोई भी गाड़ी कंसिडर कर रहे हो, नो मैटर वो एक एंट्री लेवल की कार है या फिर वो एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है। तो दोस्तों ये जो 1 लीटर का इंजन है और ये सेम गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, इसका एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट भी आपके लिए बनाया है। आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ एक रफ एस्टिमेटेड फिगर आपको बताऊं तो 17-18 की माइलेज आप इस इंजन से ईजीली निकाल सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों 16 से नीचे की माइलेज अगर आप किसी भी गाड़ी से निकाल रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके ड्राइविंग स्टाइल में कोई गलती है, ना कि उस गाड़ी या फिर उस इंजन की कोई गलती है। दोस्तों 15-16 की जो फिगर्स होती हैं, ज़्यादातर इंजन्स केपेबल होते हैं इतनी माइलेज आपको प्रोवाइड कराने के। अब बात करते हैं ड्राइविंग के कुछ और एस्पेक्ट्स की, और एक जो नेगेटिव मेरे को इसके अंदर अभी तक नोट हुआ है वो है दोस्तों ये ऑटोमेटिक गाड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो डेड पेडल नहीं दिया गया है। हालांकि मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, एंट्री लेवल के हिसाब से मुझे इसे देखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ड्राइवर कंफर्ट के ही पार्ट में वो आ जाता है कि डेड पेडल अगर इसमें प्रोवाइड करा दिया जाता तो थोड़ा और बेहतर रह सकता था। पेडल्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो ठीक ठाक स्पेसिंग मेरे को दी गई है, और ये जो रोटरी नॉब आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी और यूज़ करने में भी, आपको आदत पड़ जाने वाली है इस चीज़ की। ये तो बात हो गई दोस्तों ट्रांसमिशन की। अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन अपनी फंक्शनिंग कैसे करता है। तो दोस्तों AMT ट्रांसमिशन है तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको इससे भी नहीं रखनी है, और ओवरऑल गियर शिफ्ट अगर आप लीनियर पावर के साथ चलाएंगे, गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में चलाएंगे तो शायद आपको गियर शिफ्ट ना फील हो। जैसा कि मैं अभी चला रहा हूँ तो आपको वीडियो में भी पता चल रहा होगा, ना ही कोई आवाज़ है गियर शिफ्ट के टाइम और ना ही उतनी चीज़ें फील हो रही हैं। बट AMTs नो मैटर आप कौन सी सेगमेंट की कार चला रहे हैं, एक एंथुजियास्टिक ड्राइव के लिए ट्यून नहीं होते हैं, और वहाँ पे अगेन एक एस्पेक्ट आ जाता है कि AMT ट्रांसमिशन में अगर आप एंथुजियास्टिकली ड्राइव करेंगे तो फिर आपको गियर शिफ्ट्स फील भी होंगे और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अनॉय भी कर सकती है। बाकी दोस्तों छोटी गाड़ियाँ ट्यून्ड होती हैं सिटी के लिए, तो सिटी में मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह काफ़ी आसान रहती है। उसके अलावा ये तो बात हो गई ट्रांसमिशन की। अब आपको बताता हूँ स्टीयरिंग के बारे में। तो दोस्तों स्टीयरिंग ठीक ठाक रखा गया है, काफ़ी छोटा है, इतने से पार्ट पे यहाँ पे लेदर का यूसेज भी किया गया, और स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट नहीं है ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट ओवरऑल स्टीयरिंग पकड़ने में ग्रिप के हिसाब से, हॉर्न की प्लेसमेंट, ये सभी चीज़ें ऑल ओके हैं। स्टीयरिंग की अगर फील और फीडबैक की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा फील वगैरह इसके अंदर नहीं है, बट ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डेड स्टीयरिंग है। ओवरऑल आपके डेली सिटी यूज़ के हिसाब से ये स्टीयरिंग ठीक ठाक रहने वाला है। सेंटर रिटर्न ये अपने आप पूरी तरह से नहीं कर पाता है, हालांकि जब आप स्पीड में होते हैं तो काफ़ी हद तक ये रिटर्न हो जाता है। बाकी दोस्तों उसके अलावा स्टीयरिंग में कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं है, और ओवरऑल स्टीयरिंग भी आपको आदत पड़ जाने वाली है जब आप एक गाड़ी ड्राइव करेंगे। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई कुछ ड्राइविंग के एस्पेक्ट्स की। अब बात कर लेते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स की। तो NVH लेवल्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर कौन से सेगमेंट की कार है या किस गाड़ी से वो कम्पीट करती है। तो दोस्तों NVH लेवल्स की बेसिक बात कर लेता हूँ। तो मैंने इस गाड़ी को अराउंड 60 to 80 तक ड्राइव किया है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ उससे तेज़ चलाने के लिए नहीं बनी है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको माइलेज भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए, तो आप इस गाड़ी को 60 to 70 पे रखें तो आपको बेस्ट माइलेज, बेस्ट कंफर्ट और सभी चीज़ों का बेस्ट एहसास होने वाला है। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं NVH की। तो ओवरऑल AMT ट्रांसमिशन अपना काम काफ़ी सही तरीके से कर लेता है। मैनुअल मोड का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी तो आप सामने देख ही सकते हैं। नॉइज़ की बात करते हैं तो दोस्तों इंजन नॉइज़ कोई बहुत ज़्यादा आपको अनॉय नहीं करने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन इस गाड़ी के अंदर हल्की फुल्की आपको फील होगी स्टीयरिंग के ऊपर, वो भी लो स्पीड्स में जब ये गियर चेंज कर रही होती है सिर्फ तब। एक बार आप इसे हाईवे पे लेके निकल जाएं तो वाइब्रेशन का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इस गाड़ी के अंदर, और पेट्रोल इंजन के अंदर जनरली हार्शनेस नहीं देखी जाती है, तो ये इंजन भी हार्शनेस के मामले में ओके रिपोर्ट है। बात करते हैं टायर नॉइज़ की। तो जी हाँ दोस्तों टायर नॉइज़ बिल्कुल आ जाती है, और इस मामले में कोई डिनाई नहीं करना चाहूँगा मैं। मुझे नहीं पता अभी आपको वीडियो में कितनी चीज़ क्लैरिटी मिल पा रही है, बट ओवरऑल टायर नॉइज़ ज़रूर आपको एक बार 70 की स्पीड आप क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बट दोस्तों टायर नॉइज़ में एक और बहुत इंटीग्रल पार्ट है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है और कौन सी रोड पे चल रही है, क्योंकि रोड
तारकोल की होती है, सीमेंट की होती है। कई तरह की रोड्स आजकल इंडिया में बनाई जा रही हैं, तो हर रोड पे टायर का एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि नॉइज़ में टायर नॉइज़ हल्की फुल्की है, इंजन नॉइज़ आपको परेशान नहीं करेगी। बाकी एसी वगैरह और म्यूज़िक सिस्टम की नॉइज़ से आपकी ये सभी नॉइज़ दब जाने वाली हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रिवर्स गियर की, और साथ ही साथ कैमरा की क्वालिटी भी बताते हैं। प्लस रेनो की गाड़ियों में, काइगर वगैरह में देखा जा रहा है कि रिवर्स गियर में वाइब्रेशन फील होती है, तो वो एस्पेक्ट भी एक बार नोट कर लेते हैं। तो ये देखेंगे आप, रिवर्स गियर डल गया है, थोड़ा सा टाइम लेता है कैमरा आने में। बाकी ये आप देखेंगे तो अराउंड मैं 10 की स्पीड पे गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ और वाइब्रेशन हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि काइगर जितनी ज़्यादा डेड ये गाड़ी हो जाती है रिवर्स गियर में। एक और बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हल्का सा टाइम ये ज़रूर लेती है रिवर्स गियर आने में और इवन कैमरा आने में। तो दोस्तों पावर के हिसाब से रिवर्स गियर ठीक ठाक है, कोई उतनी ज़्यादा कमी इसके अंदर नहीं है जितनी एक्चुअल में काइगर में आ रही है। बाकी दोस्तों लास्टली बात कर लेते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की। तो वो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने के लिए ये गाड़ियाँ नहीं बनी है। सेफ्टी एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पे और वहाँ पे 2 एयरबैग्स अब स्टैंडर्ड हो चुके हैं, और उसके अलावा 2 स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। तो कोई ठीक ठाक है, मतलब एंट्री लेवल कार में तो ज़्यादातर आप देखेंगे 0 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियाँ ही भरी हुई हैं। उस हिसाब से आप इस गाड़ी को कंसिडर करेंगे तो आपका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने लिख के पूछ सकते हैं मेरे से। और ओवरऑल मेरे को काफ़ी सही लगी ये रेनो क्विड AMT ट्रांसमिशन के अंदर एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक सीट बेल्ट लगाए रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।